जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बेटा हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक बेटा हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें से हमने सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझी थी कि प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, एंड देन बेटा हमने समझा था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हमने अच्छे से कवर किया। सारे लेक्चर्स बेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 4 पार्ट में है बेटा, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने जो चैप्टर कवर किया था टॉपिक, दैट वाज द वैदिक एज। वैदिक एज में हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के सारे लेक्चर्स कवर किए थे। हमने उसकी एक डिटेल कंपैरेटिव स्टडी भी बेटा अपलोड करी है, तो उसे आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में। आज बेटा थर्ड टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट एम्पायर। भारत देश का सबसे पहला साम्राज्य कब स्थापित हुआ, आज हम उसकी कहानी जानेंगे। इस कहानी में बेटा आपने कुछ चीज़ें जरूर सुनी होंगी अपने प्रीवियसली स्कूल्स में जब पढ़ा होगा, या अगर आप अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपने अशोका का नाम जरूर सुना होगा। बेटा इतिहास में भारत के सिर्फ 2 ही ऐसे राजा कहें या ऐसे शासक थे जिन्हें हम एम्परर कहते हैं। एम्परर बेटा किंग से बड़ा होता है। अगर कोई एक राजा छोटे से राज्य पे राज्य कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वो किंग है, यानी कि किंगडम पे रूल कर रहा है। बट जब उसका वो राज्य साम्राज्य में बदल जाए, पूरे पैन इंडिया जिसकी प्रेजेंस हो, ऐसा सिर्फ इतिहास में 2 ही बार देखने को मिला है, एक अशोका के टाइम पे और एक अकबर के टाइम पे। बेटा अकबर का जो इतिहास है वो मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे अशोका के बारे में। लेकिन अशोका के बारे में जानने और पढ़ने से पहले बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये साम्राज्य इतना बड़ा हुआ। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, उसकी बात करेंगे। देखिए बेटा आप सबके सामने ये लेक्चर यहाँ पर है, आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, इंडियाज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, यानी कि भारत का सबसे पहला साम्राज्य। साम्राज्य मतलब जो पैन इंडिया प्रेजेंस थी। आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान से लेकर कलिंगा तक, उड़ीसा के कोस्ट तक, गुजरात से लेकर बिहार तक, नेपाल बॉर्डर तक, और साउथ में बेटा गोलकोंडा फोर्ट, कर्नाटक तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि इसको गवर्न करने के लिए लाखों सैनिक और एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। लेकिन ये सब चीजें की उत्पत्ति हुई थी एक व्यक्ति के सोच की वजह से, एंड दैट वाज कौटिल्य। बेटा आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इनको चाणक्य के नाम से जानते होंगे, चाणक्य के नाम से जानते होंगे। साथ साथ में बेटा कुछ टेक्स्ट जो कि जैन टेक्स्ट हैं उनमें इनका नाम हमको विष्णुगुप्त मिलता है। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ये तीनों एक ही नाम है। ये लेटर वैदिक एज के टाइम की बात है बेटा, कि जो चाणक्य हैं उनकी एक राइवलरी थी, उनकी एक दुश्मनी थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद मतलब ऐसे बड़े बड़े टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो चुके थे भारत देश में, जहां पर बहुत सारे एरियाज महाजनपद मिलते हैं देखने को। मैंने आपको समझाया था महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध, जिसका जो क्यों पावरफुल था मैंने आपको इसके रीजंस भी दिए थे लास्ट लेक्चर में, आप उसे चेक कर सकते हैं। मगध में बेटा कुछ ऐसा होना स्टार्ट होता है कि वहाँ की जो टेरेन होती है, वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं, उसकी वजह से मगध के लोग बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं हर तरीके से, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस में भी। तो मगध इन 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद बनता है। इस मगध में ही सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी आती है। बेटा ये डायनेस्टिक रूल है, साम्राज्य नहीं है, ये छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं जो वंशावृत चल रहे हैं। हरण्यक डायनेस्टी में बेटा हमने पढ़ा था बृहद्रथ के, हमने पढ़ा था इसमें बृहद्रथ के बारे में, हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था हरण्यक डायनेस्टी में। इसके बाद में बेटा शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। ये सब चीज़ें आपके स्कूल लेवल के सिलेबस पे तो नहीं होती, बट यूपीएससी के सिलेबस में आप इनको देख सकते हैं। आपको ये टॉपिक और लेक्चर डिटेल में वहाँ पढ़ने पड़ेंगे, हरण्यक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद बेटा एक डायनेस्टी आई थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है बेटा, इसकी शुरुआत महापद्म नंदा से हुई थी, लेकिन जो इसका लास्ट रूलर था दैट वाज धनानंद। और हमारी जो आज की कहानी है वो इस धनानंद की कहानी से ही शुरू होगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो एक ये छोटा सा नंदा डायनेस्टी थी, नंदा किंगडम चल रहा था, इसके बाद कैसे इतने बड़े से साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे हमने मौर्यंस कहा। बेटा आप सब जानते हैं कि जो मौर्यन साम्राज्य है इसकी स्थापना 321 BCE में हुई थी।
बिफोर कॉमन एरा। आपको मैंने टाइमलाइन में देखना समझाया था कि बिफोर कॉमन एरा का मतलब है कि 0 से भी 321 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 2800 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन ये स्थापना बिना अकेले या हम कहें बिना चाणक्य के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। तो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हराया और धनानंद को खत्म कर दिया और उसके बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। आगे चल के बेटा यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका बेटा रूल करेगा जिसका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के ही बेटा जो बेटे थे वो अशोका हैं, और जो कि इस साम्राज्य को बहुत पैन इंडिया ले जाएंगे। एंड हियर इन द ईयर 269 BCE में अशोका बेटा पावर में आते हैं, और 269 में जब ये पावर में आते हैं तब ये साम्राज्य बेटा एम्पायर क्रिएट करते हैं। विल टॉक ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नंदा एम्पायर। तो बेटा आपको जैसे बताया कि महापद्म नंदा ने नंदा डायनेस्टी स्टार्ट की थी। ये शिशुनाग डायनेस्टी में ऐसा कहते हैं कि काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, और उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से जो कहते हैं ना कि जो बेटा था उसका, लेकिन लेजिमिटेट नहीं था, इलेजिमिटेट जो सन था, वो ये नंदा डायनेस्टी को फाउंड करता है। इसके लास्ट में बेटा आके जो मैंने आपको बताया धनानंद, जो कि लास्ट रूलर था, इसकी एक कहानी है। अच्छा बेटा, जो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, आपसे कभी पूछेगा कोई कि इतिहास जो आप बता रहे हैं इसका सोर्स क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सारे सोर्स हमें जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलते हैं। यानी कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म अभी आगे आएंगे या इसी टाइम पीरियड में डेवलप हो रहे हैं, उनकी हम अलग से क्लासेस लेंगे जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आपको समझाऊंगा कि कैसे गौतम बुद्ध भगवान ने बुद्धिज्म डेवलप किया, और जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो महावीर जी हैं, उन्होंने जैनिज्म को वर्धमान महावीर जी, उन्होंने जैनिज्म की नॉलेज और टीचिंग्स को दिया। तो बेटा इनके उस वक्त के टेक्स्ट प्रेजेंट है, किताबें लिखी हुई हैं। तो सब उनमें क्या इनके बारे में लिखा हुआ है, धनानंद कौन था, चाणक्य कौन था, और यस बेटा, क्योंकि बेटा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने आखिरी समय में अपनी हिंदू फिलॉसफीज को छोड़ के खुद वो एक जैन मॉन्क में कन्वर्ट हो गए थे। इसी वजह से जो जैन के लोग हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा, और आज हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस का काम करता है। सही बात है ना। जैसे ऐसी बात है कि अगर आज मान लीजिए इस देश में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान है ना, लेट्स से विराट कोहली है ना, बहुत बच्चे जानते हैं, तो विराट कोहली आज हिंदुज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कल आपको खबर आती है कि ना उन्होंने मान लो इस्लाम, तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया ना, या वो क्रिश्चियन बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे फॉलोअर्स भी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसा रहा है हमेशा, लार्जली लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, जब वो एब्सोल्यूट बेचते हैं तब तो आप ले लेते हो, तो फिर जब वो रिलीजन कन्वर्ट करेंगे तो आप क्यों नहीं करोगे ना, तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी कन्वर्ट कर जाएंगे। तो फिर जो क्रिश्चियंस के लोग हैं वो सोचेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति हमारे अब धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, हमारे में फेथ शो कर रहा है, तो क्या उनके बारे में टेक्स्ट नहीं लिखे जाएंगे? ऐसे बेटा उस वक्त के राजा थे ना, सम्राट थे, उनका साम्राज्य था। तो बेटा कहानी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है इस जैन टेक्स्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपसे कोई पूछेगा तो ये हमें जैन टेक्स्ट से मिलती है। जैन टेक्स्ट में कहानी लिखी हुई है बेटा, मैं आपको सुनाना चाहूंगा धनानंद। नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर धनानंद था, और धनानंद ने एक बार एक बड़ी सी सभा बुलाई थी, एक ऐसी सभा जो कि उस वक्त पे बड़े बड़े राजा किया करते थे। बड़े बड़े राजाओं को ये बताया गया था, या समाज में ऐसी व्यथा थी कि अगर आप ब्राह्मण्स को, या आप जो भिक्षु मांगते हैं भिक्षा, जो कि लार्जली ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे, उनको अगर आप डोनेट करते हो, मॉन्क साधु लोगों को अगर आप दान करते हो, तो उससे आपकी ख्याति बढ़ती है और आपका साम्राज्य बढ़ता है। इसके लिए धनानंद ने बेटा एक सभा बुलाई थी। उस सभा में हजारों की तादाद में देश विदेश से और आसपास के राज्यों से, सारे के सारे महाजनपद से बहुत बड़े बड़े भिक्षु लोग आते हैं, और वो वहां पर आके जितनी भी लर्निंग्स उनकी होती है, जो सीख होती है ना, बुद्धिज्म मॉन्क्स हैं, कुछ जैन के मॉन्क्स हैं, कुछ हिंदुज्म के पंडित पुरोहित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक काउंसिल बोलते हैं। तो एक तरह का काउंसिल या संगम बैठाया गया था। कहते हैं कहानी कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि जब धनानंद, जो कि बहुत बड़े अंपायर का, डायनेस्टी का रूलर था, बहुत बड़ी उसकी आर्मी थी, तो वो बहुत ज़्यादा करप्ट भी था इस वजह से, क्योंकि राजा क्रूर होते हैं, थोड़े से करप्ट होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही वो एंटर करता है सभा में, तो सबसे सामने बैठा एक व्यक्ति उसको दिखता है, और उस व्यक्ति की शक्ल इतनी खराब होती है धनानंद के हिसाब से
कि कहता है आज मेरा दिन खराब हो गया। मतलब जो शक्ल थी वो आप सबसे ज्यादा इमेजिन कर सकते हो, किसी के दांत बाहर निकले हैं ना, और टकला है और बाल नहीं है और ऐसे छोटी सी रखी हुई है, कम हाइट का काला सा गंदा सा बंदा है ना। ऐसा मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट रेसिस्ट कि काला गोरा, लेकिन ऐसा लिखा गया उसमें कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही जर्जर हालत में था, और ऐसी हालत में देख के धनानंद का मन खराब हो जाता है कि ये तो मेरी सभा में कैसे आया, इतना बड़ा हमने ये रखा है काउंसिल, 2-3 दिन से सभा चलेगी और ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया गया। तो उसने तुरंत आदेश दिया, अपने सैनिकों को कहा कि इसको निकाल के आप यहाँ से बाहर फेंको, है ना। मैं ना आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन, ना कि भाई ऐसा कोई यहाँ पर हो। तो जैसे उसको निकाल के बाहर फेंका जाता है, तो जो व्यक्ति होता है बेटा वो बहुत ज्यादा अपमान महसूस करता है कि मैं इतना ज्यादा लर्नेड पर्सन हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, और जिसके पास इतना ज्ञान है उसकी नजर में। लेकिन धनानंद को नहीं पता था कि उसने किसको बाहर उठा के फेंक दिया। तो इस कहानी को लिखा गया है, उसने जिसको बेटा उठा के बाहर फेंका था वही था चाणक्य। और फिर कहते हैं चाणक्य की एक पर्सनल राइवलरी थी। उसने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि धनानंद, जो तुम्हारा ये नंदा साम्राज्य चल रहा है इसको मैं और फलने फूलने दूंगा, और जो तुम्हारा घमंड है इसको चूर कर दूंगा। उसका एक ही तरीका है, तुम्हें मैं पावर से हटा के बाहर फेंकूंगा। इसी कोशिश में चाणक्य ने एक बहुत ही खतरनाक कहेंगे या बहुत ही अच्छी एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम बेटा अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र बेटा ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड किताब नहीं है जैसा वर्ड साउंड कर रहा है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन। पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र किताब में लिखा है कि कैसे एक राजा का व्यवहार होना चाहिए, कोई व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है, राज्य संभालने के बाद उसको कैसे दोस्त कैसे दुश्मन बनाने हैं, कैसे एस्पनाज सिस्टम क्रिएट करना है, गुप्तचर विभाग बनाना है, कैसे एक राजा राजा बना रह सकता है। एक क्लासिक बुक है बेटा ये अर्थशास्त्र, जिसमें हमको चाणक्य की बहुत सारी नीतियां मिलती हैं। इसमें कैसे एक व्यक्ति अपने आप को राजा की तरह स्थगित रख सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ये चाणक्य ने किताब लिखी, ये सिर्फ इसलिए लिखी कि वो कहीं ना कहीं जो नंदा डायनेस्टी है उसका अंत कर सकता है अंदर से, और एक नए राज्य, एक नए राजा को वहां बैठाना चाहता था। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी। इसके लिए इसने जगह जगह कहते हैं कि पूरे मगध में चारों तरफ घूमना स्टार्ट किया। ऐसे लोगों को चुनता था जिसको वो राजा के तौर पे देख सके, राजा बना सके। तो इसको एक व्यक्ति मिलता है बेसिकली बेटा, जो व्यक्ति है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, ये भी क्षत्रिय थे, इनके पिता भी क्षत्रिय थे। वो पिपलिवान जगह पड़ती है आज प्रेजेंटली बिहार के बॉर्डर पे, गोरखपुर बिहार के यूपी के बॉर्डर पे आपको जगह मिल जाएगी। पिपलिवान के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके कुछ चाचा या उनके परिवार के लोगों ने उनसे जबरन ये उनका राज्य छीन लिया था। तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिला कहीं ना कहीं चाणक्य को, एक ऐसा बच्चा जिसको वो अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं। और ये कहानी फिर स्टार्ट होती है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने की। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब वो सब कुछ सिखाते हैं, पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन सिखाते हैं, कैसे आप उथल पुथल कर सकते हो, कैसे अटैक करना है, कैसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की बेटा जो विद्या है वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य रिसीव करते हैं चाणक्य की वजह से। ये लिखा गया है जैन के टेक्स्ट में कि बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी धनानंद को नहीं हरा सकते थे। होता गया लास्ट में बेटा वही कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी के धनानंद को खत्म कर देते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश करते हैं दी मौर्यन एम्पायर। बेटा इसमें दा लगा हुआ है, एकमात्र ऐसा राजा जो इतने बड़े लेवल पे था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही पावर में आते हैं बेटा, ये दो रास्ते अपनाते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए। एक पॉलिटिकल रास्ता जिसमें वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते हैं। मैट्रिमोनियल मतलब सगे संबंधी बना के, अगर आप शादियां करते हो एक परिवार से दूसरे राज्य या बड़े परिवार में, तो होता क्या है कि अब सगे संबंधी आपस में बम तो नहीं फोड़ेंगे बेटा, तो आपका राज्य बढ़ जाएगा। एक होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके। तो बेटा ये जो कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, ये स्टार्ट होती थी, इट स्टार्टेड इन 321 BCE। तो जो साम्राज्य है मौर्य एम्पायर वो 321 BCE में स्टार्ट हुआ, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो पावर में आता है। आइए देखते हैं आगे स्लाइड्स में और भी चीजें। सो दिस इज अबाउट द 321 इट इज हियर, एंड 185 BC फ्रॉम द किंगडम ऑफ मगध, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा साम्राज्य था बेटा। द राइज ऑफ यूनिफाइड इंडिया, यस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जस्ट अ वेट बेटा। यूनिफाइड इंडिया मतलब पूरा राज्य, मतलब पूरा जो देश आज जैसा आप इंडिया देखते हैं पैन इंडिया, ये पूरा एक ही साम्राज्य के अंदर आ गया था। तो बेटा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने काफी बड़ा साम्राज्य बनाया था। इनका जो बॉर्डर था बेटा वो अफगानिस्तान तक था। आपको याद है मेरी एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी, पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध, जो प्रीवियस क्लास में था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है और नहीं देखा है तो आपको ये लेफ्ट बॉटम साइड पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं।
और जरूर देखिए कि क्या कहानी थी पोरस और अलेक्जेंडर की। अगर आपको कहानी याद है तो अलेक्जेंडर और पोरस की आर्मी लड़ रही थी। अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन उसकी ब्रेवरी देखते हुए उसको वहीं पर राजा बनाया था। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी वापस चली गई थी, लेकिन अपना एक गवर्नर जनरल यानी कि जो आर्मी का मिलिट्री जनरल है सेल्यूकस निकेटर को छोड़ देती है। आप ये समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था अलेक्जेंडर, उसका एक मिलिट्री जनरल था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर है बेटा। सेल्यूकस निकेटर को वो अपने इसी के कोर्ट में, पोरस के कोर्ट में छोड़ देता है। तो एक तरह से जो आज अफगानिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ियां और किरथार सुलेमान रेंजेस मिलती हैं, उस एरिया पे बेटा ये सेल्यूकस निकेटर रूल कर रहा था, क्योंकि यहां तक ये लोग जीत चुके थे। एक कहानी हमें इंटरेस्टिंग मिलती है, और ये हमारे इंडिया के टेक्स्ट में नहीं है बेटा, ये कहानी हमको मिलती है जो अलेक्जेंडर है उनकी कहानियों में। तो उनके जो टेक्स्ट मिलते हैं, तो बैटल ऑफ हाइड्रस्पस की कहानी यहां पर है, और फिर ये लिखा हुआ है कि सेल्यूकस निकेटर को वहां छोड़ देते हैं, और यही सेल्यूकस निकेटर बाद में अपना एक्सपेंशन करने के लिए मौर्यन डायनेस्टी से भी युद्ध लड़ता है। और यकीन मानिए बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसको हरा देते हैं, और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह करवाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। और इस वजह से दिखाया था कि अपनी बेटी का विवाह करने से मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक रूल किया उस टाइम पे, और जो इतनी बड़ी आर्मी थी उसको भी हरा रखा था। तो साउथ में इनका एक्सपेंशन हालांकि नहीं देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बेटा इनके बेटे आते हैं बिंदुसार। ये बिंदुसार जब आते हैं तब हमको ये देखने को मिलता है कि इनका साम्राज्य साउथ की तरफ एक्सपेंड करता है। एक नेपाल का, उस वक्त का नेपाल से एक जैन मॉन्क आया हुआ था जो कि इनके साम्राज्य में रहता था, और उसने अपनी किताबों में लिखा है कि साउथ में भी एक्सपेंशन किया गया था। और साउथ के एक्सपेंशन साथ साथ हमें टेक्स्ट मिलते हैं इजिप्ट के राजा के टेक्स्ट मिलते हैं कि बिंदुसार का इजिप्ट से भी एक अच्छा रिलेशन था, और कुछ चीजें ये ऑर्डर करके मंगाया करते थे जो केवल इजिप्ट के आसपास ही पैदा होती हैं। तो फिग एंड और जैसे अंजीर वगैरह होती हैं, कुछ चीजें ऐसी ये इंपोर्ट करते थे। तो यानी कि बिंदुसार ने काफी एक्सपेंशन किया था, हालांकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन बिंदुसार के जो बेटे हैं अशोका जब पावर में आएंगे, एंड अशोका इज कंसिडर्ड एज द ग्रेट अशोका। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि जो किंगडम है ये मगध का, द एम्पायर ओरिजिनेटेड इन मगध। तो जो ये साम्राज्य की स्थापना हुई बेटा मगध में हुई। ये मगध आज प्रेजेंट डे बेटा इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी जो कि आज पटना कहलाती है। तो ये था बेटा बिहार का एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री। अ पावरफुल एंशिएंट किंगडम इज व्हाट नाउ बिहार ईस्टर्न इंडिया, ऑलरेडी नोन फॉर इट्स वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। यस बेटा, मगध के पास में जो आर्मी थी, यानी कि हम कहें जो मौर्यन की आर्मी थी बेटा, इसमें लगभग 10 लाख के आसपास सोल्जर्स थे, पैदल सैनिक थे, 2 लाख के आसपास घुड़सवार थे, और करीब हजारों की 30,000 से ज्यादा संख्या में बेटा करीब एलिफेंट्स थे, यानी कि जो घने जंगलों से जो वॉर एलिफेंट्स मिलते हैं बेटा, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। तो जो कैपिटल है बेटा आपको क्लियर है कि पाटलिपुत्र थी। 2 फाउंडिंग फिगर्स, द एम्पायर वाज फोर्स्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, द वॉरियर किंग चाणक्य, हिज ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड मेंटर, अ पार्टनरशिप दैट चेंज्ड द हिस्ट्री। यस बेटा, जो इतिहास लिखा गया है वो चाणक्य के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिलकर लिखा गया है। तो केवल अगर हम ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा क्रेडिट जाता है, ऐसा नहीं है बेटा, साथ साथ में जो क्रेडिट है वो पूरा चाणक्य के पास भी जाता है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर, सो यहाँ पर फाउंडर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है बेटा, जस्ट अ वेट। तो चंद्रगुप्त मौर्य रोज टू द ऑब्सक्योरिटी टू बिकम वन ऑफ द एंटिक्विटी ग्रेटेस्ट। तो बेटा आपको ये स्लाइड्स पे चीजें मिल जाएंगी। सो नंदा डायनेस्टी जो कि करप्ट डायनेस्टी थी उसको खत्म कर देते हैं 321 के आसपास, और मगध पे पूरा कंट्रोल करते हैं। His most celebrated military achievement defeating the Seleucus Nicator. Yes, सबसे लेकिन जो बड़ी लड़ाई थी बेटा वो धनानंद से नहीं थी, वो लड़ाई थी जब उसने अलेक्जेंडर की इतनी बड़ी आर्मी के जो गवर्नर जनरल है सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था। और पता है आपको, सेल्यूकस निकेटर ने सिर्फ अपनी बेटी का विवाह करवाया, किस लिए? ताकि एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना रहे। साथ साथ में बेटा अपने सबसे ट्रस्टेड जो काउंसिलर है जिसका नाम है मेगास्थनीस को बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। और ये मेगास्थनीस के ने जब कोर्ट में थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तभी इंडो ग्रीक्स के आने की काफी हमें सिंबल्स मिलते हैं। और साथ साथ में जो ये इंडो ग्रीक थे बेटा, ये ग्रीस से आए थे। आप जानते हैं मैसेडोनिया शहर पड़ता है आज, अगर प्रेजेंट डे इटली देखेंगे मेडिटेरियन सी पे, तो वहां से ही आया था अलेक्जेंडर। तो बेटा इंडो ग्रीक्स के आने का भी हमें काफी सारा रेफरेंस मिलता है, और इंडिया में कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक्स भी दिखते हैं, इनकी मैरिजेस वगैरह होती हैं, और इस तरीके से हमारे यहाँ ये फ्लक्स आता है। और जब हम कुशानाज अंपायर पढ़ेंगे, हालांकि हमारे हिस्ट्री में नहीं आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन हिस्ट्री, कुशानाज अंपायर में भी ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 के आसपास। द रिजल्टिंग ट्रीटी गेव
चंद्रगुप्त कंट्रोल ओवर द वास्ट एरिया ऑफ अफगानिस्तान एंड पर्शिया। He governed a formidable army. Yes बेटा, आप साइज देखिए, 6 लाख इन्फेंट्री सोल्जर, 30 लाख जरा कैवलरी, 9,000 जरा वॉर एलिफेंट। फाइनल ईयर चंद्रगुप्त डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। यस बेटा, एक इंटरेस्टिंग कहानी और इतने बड़े राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जो इतने युद्ध लड़ता है, इतने सारा साम्राज्य को कंट्रोल करता है, लास्ट में आके बेटा ये भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है, एक मॉन्क होते हैं, ब्रदबाहु नाम था उनका, ये जैन मॉन्क थे। तो ये जैन मॉन्क एक बार मिलते हैं इससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, इनके सारे जीवन के जो सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं ये जैन मॉन्क, और इनको टीचिंग देते हैं, यानी कि जो जैनिज्म यानी जो 24 तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर जी की जो शिक्षा थी, जो टीचिंग थी, वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत पसंद आती है। बेटा बिल्कुल वैसी बात नहीं है जैसे आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, कमाता खाता है, और फिर बुढ़ापे में टीवी खोल के नहीं हम लोग देखते हैं, सत्संग देख लेते हैं, या फिर हम लोग माला जपते हैं, तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट स्टेज में हम समझते हैं कि सब चीज़ें मोह माया थी, हमें धर्म में थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए था, या फिर पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे आप अपने घरों में अपने दादा दादी को देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने आखिरी स्टेज में जैन ब्रदबाहु के कहीं ना कहीं रेफरेंस में आ गया था, और फिर ब्रदबाहु इनको लिवा के गए थे जगह जिसका रेफरेंस मिलता है हमको, श्रवण बेलगोला, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में बेटा। तो श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहां लिवाते हैं, और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट एक चीज परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं जैन के टेक्स्ट में, दैट इज नथिंग अदर देन संथारा पॉलिसी। यस बेटा, संथारा आज हमारे भारत देश में बैन है। पता है आपको, जैन, कभी आपने जैन धर्म के बारे में सच में सुना होगा, या कभी उन लोगों से मिले होगा जिनके सरनेम में जैन आता है? देखो बेटा, ये बहुत ही अलग चीज है, एक्सट्रीम लेवल का पेनेंस करते हैं जैन धर्म में। मतलब क्या है, जैन धर्म में ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस है बेटा जो आम इंसान के बस की बात नहीं। हम हर वो चीज़ खाते हैं जो पेड़ जमीन के नीचे पैदा होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्याज है, आलू है, या बाकी चीज़ें। जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे होती हैं वो खाना या कंज्यूम करना मतलब उनके रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो उन जानवरों या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बनी थी जो पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे रहते हैं, और अगर आप वो खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। अगर पता है उनसे गलती से चलते फिरते कोई चींटा भी या कोई छोटा मोटा जानवर भी आता है तो मानते हैं कि हमने बहुत गलत काम किया, हमें पश्चाताप करना चाहिए। इसी पश्चाताप में एक पॉलिसी है संथारा। जैसे हमारे में क्या होता है, आजकल आप देखते हैं कोई भी अगर इंसान बीमार हो जाता है तो उसे हम अस्पताल ले जाते हैं और जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। अपने आखिरी स्टेजेस में लोग मरना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरना पसंद नहीं करते, वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और बहुत सारे एंटीबॉडीज या इंजेक्शन वगैरह लेंगे। अगर आपने कभी जो इंजेक्शंस होते हैं बेटा, कभी अगर आपने उनको बनते हुए समझा होगा तो उसमें भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही रेफरेंस होते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ इनोकुलेट की जाती है और आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार होती है। मेरा मतलब है, मैं जो वैक्सीनेशन बता रहा हूँ, टीकाकरण होता है, उसमें बेटा ऐसे ही होता है। तो जो जैनिज्म है उसमें वो लोग अपने आप को इन दवाइयों से सस्टेन नहीं करते, जिंदा रखते हैं। इनफैक्ट वो इसके और अपोजिट काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब मैं बीमार पड़ चुका हूं और अब मैं मरने वाला हूं, तो वो फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग टिल डेथ, जब तक उनका अंत नहीं होता तब तक वो फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये जो आखिरी पल में कुछ खाऊंगा और अगर मैं मर जाऊंगा या मैं मर रहा हूं या मैं बीमार हूं तो फिर ये चीज वेस्ट हो जाएगी और जो समाज के काम आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही श्रवण बेलगोला में जब चंद्रगुप्त मौर्य गए तो वहां पर जाके जो संथारा पॉलिसी उन्होंने वो किया, एक्सट्रीम पेनेंस, यानी तब तक भूखे रहना जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती। और ये कहते हैं इससे आपकी कहेंगे बॉडी हील भी करती है बहुत, मतलब हील इन द सेंस कि प्योर हो जाती है। जैसे आप कभी देखो कोई अगर आदमी बेचारा जैसे डेथ हो गई है, उसको जिंदा रखने के लिए कितने सुइयां, कितने इंजेक्शन, कितनी जगह से पाइप नली सब लगा रखा होता है। तो कहते हैं कि आप लास्ट राइट से पहले उसको कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसकी बॉडी को, और ये आपके पाप है। तो ऐसा कुछ खतरनाक पॉलिसीज बेटा हमको देखने मिलती है, संथारा जैसी पॉलिसीज जैन धर्म में। ठीक है बेटा, तो जैन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड एब्डिकेटेड द थ्रोन, अपना पूरा साम्राज्य छोड़ देते हैं आखिरी दिनों में। आपने आज तक के लिए सुना था कि अशोका ने युद्ध छोड़ दिया था, नहीं बेटा, तो दादाजी से इंस्पायर थे कहने कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से। एंड कन्वर्टेड द जैनिज्म एंड बिकम अ वंडरिंग मॉन्क, यानी कि भटक भटक के भिक्षा मांगना। इतना बड़ा सम्राट है जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, सेल्यूकस जैसे निकेटर की आर्मी को भी हरा दिया, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, घूमते हैं। एंड unto the death in accordance with the Jain practice, that is the संथारा बेटा। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सो यहाँ पर आपको लिखा है डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी 321,
कंकर्ड सेल्यूकस निकेटर फोर्स, यूनिफाइड नॉर्थ इंडिया अंडर वन रूल, यानी पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, जितने मैंने आपको 16 महाजन पढ़ाए थे, वो सब एक ही रूल के अंडर आ जाते हैं। एंड बिल्ट ऑफ एंटिक्विटी लार्जेस्ट आर्मी एब्डिकेटेड टू द बिकम एन जैन एस्थेटिक, यानी कि वो फिर मॉन्क में कन्वर्ट जाते हैं। यस बेटा, यहां पर कहानी आती है सबसे इनक्रेडिबल मास्टरमाइंड की, दैट इज चाणक्य। आप सबने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा इतिहास में, चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, चाणक्य नीति जरूर सुनी होगी। तो आप खुद सोचो बेटा, एक ऐसा व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य को, किसी एक पर्सन को उठा के उसने इतना बड़ा राजा बना दिया। एक किस्सा सुनाता हूं आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं। चाणक्य ने कहते हैं कि जब एक नया राज्य या एक नया राजा चुनने की कोशिश की धनानंद को हराने के लिए, तो उसने 2 बच्चों को चुना था। 2 छोटे बड़े बच्चे थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरे का नाम इतिहास में आज नहीं है क्योंकि वो कभी राजा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? तो चाणक्य ने समझाया है कि राजा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सच में राजा बनना चाहते हैं, आपको अकेला होना पड़ेगा, आपको हर एक एक्सट्रीम चीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत करने के लिए उसका उकसा रहा हूं, लेकिन बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो भी इक्वली कैपेबल था। सब कुछ वही, सब कुछ प्रैक्टिसेस, शस्त्र शास्त्र ज्ञान उसने भी अटेन किया। जैसा चाणक्य ने सिखाया दोनों ने बराबर सीखा। लेकिन एक जगह जहां पर चाणक्य को यह तय करना था कि आखिरी में किसको राजा बनाना चाहता है, उसने एक टास्क दिया। तो कहानी बेटा कुछ इस तरीके से है कि उस टास्क में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, पहले उस दूसरे बच्चे को कहा गया कि मैं एक माला बांध रहा हूं, मतलब दोनों बच्चे हैं, मैं इस बच्चे के गले में माला बांध रहा हूं, जब ये सोने जाएगा, मतलब जब माला बांध रहा हूं, एक दिन का समय तुमको मिलता है कि तुम इसके गले से माला उतार के लाओगे। और शर्त ये थी चाणक्य की, ये माला टूटना नहीं चाहिए, और जिसके गले में है उससे आप मांग नहीं सकते हो, आपको ये माला लाके देना पड़ेगा। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के गले में वो धागा बांधा गया और फिर दूसरे बच्चे को ये टास्क दिया गया कि आप खोल के लाइए, तो कहते हैं कि बेटा वो उसको रात भर प्रयास करता रहा, वो सो रहे थे तब खोलने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, तोड़ नहीं सकते, और वो फेल हो जाता है। अगले दिन यही सेम टास्क चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है और उसको ये आदेश दिया जाता है चाणक्य के द्वारा कि तुमको ये इसके गले से माला लेके आनी है, बिना उससे जगाए, बिना उससे मांगे और बिना धागा को तोड़े। और अगले दिन पता है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य वो धागा ले आता है, एक हाथ में धागा और एक हाथ में गर्दन। आप समझ रहे हैं कितना एक्सट्रीम लेवल का क्रिएट किया जाता है। जो बेटा वॉर हीरोज होते हैं, जैसे आप सब में कुछ अच्छे होंगे जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आर्मी आपको अगर एक्सेप्ट करती है जैसे आर्म फोर्सेस में, तो क्या वो आपको खाने पिलाने के लिए रख रही है? नहीं, यू हैव टू बिकम अ फाइटर। आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको लोगों को मारना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो राजा होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं, सुप्रीम तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, तो चाणक्य द मास्टरमाइंड बिहाइंड द थ्रोन, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त, was far more than a royal advisor, he was the intellectual architect of the Mauryan empire। तो केवल बेटा वो एडवाइजर नहीं था सम्राट का, वो बहुत इंटेलेक्ट था उसके पास, और मौर्यन एम्पायर को पूरा उसने बनाया। एक स्कॉलर था, इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसोफर था, साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के रूल को देखता था। कहते हैं कि हमारे भारत देश में गुप्तचर विभाग आज जैसे आप देखते हैं आईबी और रॉ काम करते हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसी प्रकार का इतना रोबस्ट एस्पेनाज सिस्टम था, यानी गुप्तचर विभाग था। अशोका के टाइम पे भी था बहुत प्रेवलेंट, और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी था। ये सब चाणक्य का बनाया हुआ था। इतने अच्छे गुप्तचर हुआ करते थे जो मार्केट्स में रहते थे, राजाओं के महल के हर एक कोने में मिलते थे, पूरे राज्य में फैले हुए थे, और इनसे हर एक इन्फॉर्मेशन, दुश्मन के बारे में, दोस्त के बारे में, सब क्या खबर मिलती थी। चाणक्य ने बताया था कि दोस्त से कैसे, आपको बगल के राज्यों से कैसे दोस्ती करनी है। जैसे आज बेटा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, काफी लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन काफी जगह फेल होते हैं। हम अपने आसपास नेबरिंग कंट्री के साथ इतने अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं कि हम राज्य को, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बेटा फिर फॉरेन पॉलिसी थी, वो भी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सो अर्थशास्त्र द साइंस ऑफ वेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट comprehensive treatise on statecraft। yes, this book was on statecraft। statecraft मतलब कि एक राज्य को आपको कैसे चलाना है, इसके बारे में लिखा हुआ था इसमें। so he was teacher and mentor, he was the prime minister at the time when the empire started, and he was the master of espionage system। यानी गुप्तचर विभाग की जो आर्मी थी वो पूरा कंट्रोल करते थे कौन, चाणक्य। बिल्कुल बेटा वैसी बात है जैसे आपने मूवी देखा, वो कटप्पा था एक, कौन सी मूवी आई थी वो वाली, दैट वाज देखो मैं नाम भूल गया हूं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। ओके, सो हियर इट इज, जस्ट वेट बेटा, सॉरी। सो नेक्स्ट, यस, तो चंद्रगुप्त मौर्य भैया जब चले गए, जैन एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने खत्म हो गए, तब कहीं ना कहीं अराउंड आई गेस 299 की बात है बेटा,
ठीक है, जो 299 में बिंदुसार पावर में आते हैं, यस 30 ईयर्स तक रूल करते हैं एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर। तो इनका काम बहुत ज्यादा नहीं है, बिंदुसार की कहानी कोई बहुत लंबी कहानी नहीं बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को स्टार्ट किया और बनाया। बिंदुसार की हालांकि एक कहानी मिलती है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में कि बिंदुसार की कहानी कुछ इस तरीके से है बेटा कि कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो, उनकी जो पत्नी थी उनसे ना जो ये बच्चा हुआ बिंदुसार, उस टाइम की कहानी है कि जो चाणक्य थे बेटा वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा फार साइटेड थे, आगे का देख पाते थे। वो जानते थे कि जब कोई बहुत बड़ा राजा का साम्राज्य बनता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और दुश्मन लोग उस वक्त पे ज़्यादातर तरीके से जहर दे सकते थे। तो कहते हैं ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको बचपन से चाणक्य ना थोड़ा थोड़ा सा बेटा कम मात्रा में जहर दिया करते थे उनके खाने में, बहुत छोटा सा, इतना कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाए और इतना कि उनकी बॉडी पहचान जाए कि ये चीज हार्मफुल है, लेकिन मेरे कहते हैं ना उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे आप कभी दवाई खाते हैं, और मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको कोई बुखार आए, अगर आपने एक पैरासिटामोल गोली खाई है तो पता है इसे बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। अगर आप कभी दवाई खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनको आप मारने के लिए खा रहे हो बुखार में इन्फेक्शन को, तो वो खा के मर तो जाएंगे, आप बुखार सही रहेगा, लेकिन अगली बार पता है बेटा आपको 2 गोली खानी पड़ती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस चीज को कंज्यूम करके सीख चुके हैं। कहते हैं ना जैसे मच्छर, काला ईट आता है आजकल, इतने बड़े बड़े नहीं कॉकरोच को मारने के लिए आ गया, क्यों? और जैसे कि वो लगाते हैं हम लोग मोर्टीन, तो एक में नहीं मरते ना मोर्टीन मच्छर का, उनको एक्टिव मोड लगाना पड़ता है उसको, क्योंकि मच्छर भी अब सुन सुन के खुश हो चुके हैं कि भाई इतने से कुछ नहीं होगा हमारा, है ना, इससे खतरनाक कोई इंजेक्शन लेके आओ। तो ऐसे यहाँ पर है, तो थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, और जब वो काफी बड़े हो गए तब उनके खाने में तब भी जहर होता था, और ये इसलिए था ताकि किसी ने कोई सच में जहर दे तो उनकी बॉडी तैयार रहे उस चीज के लिए। ठीक है बेटा, ऐसी कुछ थ्योरी थी उनकी। तो कहते हैं एक बार की बात है, जब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके वाइफ को बच्चा होने लगा था, यानी कि बिंदुसार, और उस टाइम पे गलती से एक दिन क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी वाइफ ने क्या किया, उनका खाना खा लिया था, और जब खाना खाया तो जो पूरा जहर था थाली का वो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ के अंदर आ गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये बात नहीं पता थी कि उनको हमेशा खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया था, तो उन्होंने चाणक्य को बुलाया और कहा कि ये कैसे हुआ, है ना, मेरी बच्चा खतरे में है और इनके अंदर बॉडी में जहर फैल रहा है, इनकी डेथ होने वाली है। तो कहते हैं ऐसा कुछ किस्सा मिलता है कि फिर चाणक्य ने बहुत बड़े बड़े वैद्य बुलाए और किसी तरीके से चाणक्य ने जो बिंदुसार है उनको बचा लिया, लेकिन उसकी वाइफ की चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। तो चाणक्य ने जब बचाया तो उन्होंने तब बताया कि भाई मैं इतना इतना जहर दिया करता था और इसकी वजह से मृत्यु हो गई है। और कहते हैं पता है कि बिंदुसार का जो नाम पड़ा वो भी इसी वजह से पड़ा, क्योंकि जब पूरा जहर जो बॉडी से कलेक्ट किया वो बिंदुसार के माथे पे आ गया ऐसे बिंदी में, तो इस वजह से उनको बिंदुसार भी कहते हैं, क्योंकि वो जहर कलेक्ट किया था चाणक्य ने एक तरफ। तो बेटा ये सब कहानियां हैं, लेकिन कहते हैं इसके बारे में चाणक्य की फिर कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, उन्हें राज्य से निकाल देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वही सबसे अच्छा दोस्त का भी काम नहीं है ना, कटप्पा वाली कहानी बताया था बेटा आपको, तो ये हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, तो बिंदुसार जो थे बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, केवल साउथ में एक्सपेंशन किया था। तो अमितगढ़ स्लेयर ऑफ फोर्स, Greek sources refer to Bindusar by this fearsome title, reflecting his military reputation and the respect for command among the foreign powers। यानी कि कहीं ना कहीं जो बिंदुसार है इनका फॉरेन तक भी कंट्रोल था, बट अच्छे तरीके से, जैसे था आपको इजिप्ट से भी इनको कहीं ना कहीं रिलेशन तरीके लिखा हुआ है ना, बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। बेटा हेलेनिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है, ग्रीक, है ना, जो ग्रीक लोग हैं उनसे जो होते हैं उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स उनको हेलेनिस्टिक कहते हैं। करस्पॉन्डिंग विद द सीरियन किंग, है ना, एंटियस फर्स्ट एंड द रिक्वेस्टिंग फिग्स वाइन एंड ना फिलोसफर्स। तो मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो ये बिंदुसार हैं इनके बारे में हमें बाकियों से पता लगता है कि ये सीरिया के राजा से और इजिप्ट के वहां से फिग्स मंगाया करते थे। ये बेटा खाने के लिए होता है, अंजीर जानते हैं आप लोग, वाइन वगैरह ना, ये तो पहचानते होंगे, और फिलोसफर्स भी मंगाते थे, देखो ना, कि पढ़ने के लिए कुछ ज्ञान मिले, ऐसे फिलोसफर्स को भेजो। तो कहते हैं बहुत सारी चीजें जो नॉलेज है ना वहां का, वो यहाँ इंडिया तक पहुंचा था इस वजह से। कीपिंग द पीस रादर द कांस्टेंट वॉर, बिंदुसार फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग द वास्ट टेरिटरीज। पापा ने इतना बड़ा साम्राज्य बना के गए थे तो उसको उन्होंने सोचा कि कंसोलिडेट बचा के रखूं, यही काफी है, बहुत बढ़ाने की बात नहीं सोची, हालांकि साउथ तक एक्सपेंशन किया था। एंड नेक्स्ट, अशोका द ग्रेट, द टर्निंग पॉइंट। विल डिस्कस अबाउट द अशोका in the upcoming lectures, and thanks, and that's all from my end. Must watch the second part tomorrow at the same time. Thank you everyone.